जय हिंद मित्रों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है वर्ण विचार। ठीक है, अब देखिए वर्ण विचार की बात करते हैं। इसके पहले हमने जो चर्चा की, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा हमने कर ली है इसके पिछले वीडियो में, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार। तो देखिए वर्ण विचार पहले नंबर पे आता है। ये जो होता है हिंदी का सबसे छोटा टॉपिक होता है, ठीक, सबसे मूल रूप होता है वर्ण विचार। इसके बाद आते बात करते हैं तो शब्द विचार, शब्द विचार के बाद बात करते हैं तो वाक्य विचार। वर्ण विचार तो पहला जो आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण कहते किसे हैं, देखिए वर्ण कहते किसे हैं, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी की पहला ही क्वेश्चन आपका होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। बात करते हैं वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अब रही बात यह है कि इसी के लिखित रूप को क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और इसी के लिखित रूप को क्या कहते हैं, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, तो क्या होगा आपका जवाब, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि। और लिखित इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। तो मित्रों क्या है, लिखित इकाई क्या कहलाएगी, भाषा की वर्ण कहलाएगी, ये अक्षर कहलाएगी, और मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। ठीक है, तो यहां से जो आने वाले प्रश्न है इसका हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है, वर्ण कुल कितने होते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं, देखिए वर्णों की कुल संख्या अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हमारे कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, 52। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आता है आपका स्वर, फिर दूसरा आता है आपका व्यंजन। ठीक, स्वर के अंतर्गत आयोगवाह को अगर हम मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 13। और व्यंजन के अंतर्गत आगत को मिला देते हैं तो क्या होते हैं, 39। ठीक, तो 13 स्वर 39 व्यंजन, टोटल कितने होते हैं, 52। 52 वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है हिंदी में। अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए जिस प्रकार एक माला में कई दाने मिलाकर एक माले का निर्माण होता है, कई पुष्पों को मिलाकर एक माले का निर्माण होता है, उसी प्रकार स्वरों में और व्यंजनों की, है ना, वर्णों को मिलाकर, स्वरों के और व्यंजनों के वर्णों को मिलाकर वर्णमाला का निर्माण होगा। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक आता है, पहला नंबर, इसके दो प्रकार होते हैं, है ना। अब पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। तो पहले हम समझते हैं स्वर किसे कहते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्या, वोवेल बोल देते हैं। अंग्रेजी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 5 संख्या होती है, लेकिन हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में आयोगवाह को मिलाकर 13 माने जाते हैं, और अगर आयोगवाह को हटा दिया जाए तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ठीक, अब अगर बात करते हैं किसकी, स्वरों की, तो स्वर हमारा टॉपिक है आपका अभी का। चलिए चर्चा करते हैं स्वर की। स्वर कहते किसे हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वह किसका है, स्वर का। अब स्वर कहते किसे हैं, ठीक, फेफड़ों से निकलने वाली वायु वाग यंत्र में बिना बाधा उत्पन्न किए मुख विवर से बाहर आ जाए। ठीक, फेफड़ों से निकलने वाली वायु वाग यंत्र में बिना बाधा उत्पन्न किए मुख विवर से बाहर आ जाए तो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा जो बनी कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु
वाग यंत्र में बिना बाधा उत्पन्न किए मुख विवर से बाहर आ जाए तो स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब रही बात यह है कि ये हमारी साहित्यिक परिभाषा। अब इसमें अगर हम अपने छोटी सी एक परिभाषा समझें तो ये ऐसी बनती है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अब रही बात यह है कि स्वरों की कुल संख्या हमने बता दी कितनी होते हैं। कुल संख्या अगर आयोगवाह को मिला देते हैं तो 13 होती है, नहीं तो 11 होती है। तो पहले चर्चा करते हैं कि कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, आयोगवाह को मिला देते हैं तो आयोगवाह सहित क्या होते हैं? आयोगवाह सहित क्या होते हैं? 13 हो जाते हैं, क्योंकि आयोगवाह की संख्या क्या है? 2 है, और प्लस 11 हो गए तो क्या हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। इसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 10 मानी जाती है, क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं गिनी जाती है। ऐसे देखिए, छोटा आ की मात्रा नहीं गिनी जाती। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, फिर आओ। ठीक, तो ये हमारी कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अगर हम बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वह 10 होती है, और स्वर जो होते हैं कुल 11 होते हैं। आयोगवाह को मिला देते हैं 13 माने जाते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे आता है आपका दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या फिर जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें एक मात्रीय स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रीय स्वर भी इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इन्हें मूल स्वर भी बोल देते हैं, लघु स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी बोल देते हैं, गुरु स्वर भी बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत, तो इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद बात करते हैं अपन प्लुत स्वर की। देखिए, वे स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, या फिर कहें तो 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की अगर बात करते हैं तो वे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे या फिर दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगे, तो फिर क्या है? प्लुत स्वर वहां पे होता है। प्लुत स्वर के अंतर्गत जैसे आपका आ जाता है ओम, हे राम, अर्थात जहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए वहां पे ज्यादातर मात्रा में प्लुत स्वर का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ओम, है ना, उसके बाद हे राम। तो जैसे यहाँ पे क्या है? हे राम, अर्थात हमारी श्वासा शक्ति जो है कि क्या है? 2 मात्राओं से ऊपर की हो गई, इसलिए यहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग हो गया। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 1 मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है, 2 मात्रा का समय लगे
दीर्घ स्वर कहलाता है, और इससे अधिक का समय लगे प्लुत स्वर कहलाता है। देखिए ह्रस्व स्वर के लिए एक का ऐसे एक है ना प्रयोग करते हैं, एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। दीर्घ स्वर के लिए दो मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिसे गुरु कहते हैं, गुरु स्वर भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, इसका प्रयोग करते हैं। और प्लुत के अंतर्गत आपको पता ही है कि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि जीभ के आधार पर स्वर। ठीक है, सेकंड नंबर आता है जिह्वा के आधार पर स्वर। ये पहला नंबर मात्रा के आधार पर, दूसरा नंबर आता है जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर। अब जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे, तो आपको पता होगा कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर अग्रभाग से, अर्थात जो जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाएंगे अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनकी संख्या है ई, ई, ए, ऐ, अर्थात जो जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाएंगे अग्र स्वर कहलाएंगे। ठीक, मध्य भाग से, अर्थात जो जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। ये क्या है, आ। और जिह्वा के जो पश्च भाग से बोले जाएंगे, अर्थात जिह्वा के जो पश्च भाग से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, फिर इसके बाद आता है ऊ, ऊ, ए, सॉरी ऊ, आओ, है ना। ये तो क्या है, आ, ऊ, ऊ, ओ, आओ, ई, ए, ऐ, ये आपके किसमें आ जाते हैं, अग्रभाग से ई, ए, ऐ, मध्य भाग से आ, और फिर क्या है पश्च भाग से क्या है ओ, आओ, फिर आ, उ, इसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अग्र, मध्य, पश्च। तो जिह्वा के स्थान के आधार पर जो स्वर हमारे होते हैं उच्चारण के, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वह आता है क्या, कि नाक और मुंह के आधार पर, नाक और मुंह के आधार पर स्वर। नाक और मुंह के आधार पर, नाक और मुंह के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं नाक और मुंह के आधार पर। पहले नंबर पे आपका होता है निरानुनासिक, दूसरे नंबर पे आता है अनुनासिक। अर्थात निरानुनासिक देखिए जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाए। ठीक, अर्थात हम कहें सॉरी, जिसमें केवल और केवल मुंह का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। जिसमें केवल और केवल मुंह का प्रयोग किया जाए अनुनासिक कहलाते, निरानुनासिक कहलाते हैं। और जिसमें क्या है नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाए अनुनासिक कहलाते हैं। जिसमें केवल और केवल मुंह का प्रयोग किया जाए क्या कहलाते हैं, निरानुनासिक कहलाते हैं। और जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाए अनुनासिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सभी के सभी शुद्ध स्वर होते हैं आ से लेके अ तक के, है ना, क्या होते सभी के सभी शुद्ध स्वर निरानुनासिक होते हैं। और इन्हीं में क्या है जैसे आ से लेके अ तक के जो होते हैं स्वर, इनमें क्या है जैसे चंद्र बिंदी लग जाती है, यहाँ पे एक चंद्र बिंदी लग जाती है तो वहां पे अनुनासिक हो जाते हैं। तो अनुनासिक में क्या है नाक
और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है, और निरानुनासिक में केवल और केवल मुंह की सहायता ली जाती है। तो नाक और मुंह के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निरानुनासिक, अनुनासिक। निरानुनासिक के अंतर्गत शुद्ध होता है और अनुनासिक के अंतर्गत चंद्रबिंदी लगी रहती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आपका जो चौथा नंबर आता है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो इसके साथ अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको साफ करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वह क्या है कि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर। तो होंठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करते हैं होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर बात करते हैं। चौथा नंबर है हमारा। इसके पहले हमने चर्चा की कि क्या मात्रा के आधार पर, फिर जिह्वा के आधार पर, फिर उसके बाद नाक मुंह के आधार पर, और अब हम बात करते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर जो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है वृत्तमुखी। कौन सा? वृत्तमुखी। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। ठीक, वृत्तमुखी की बात करते हैं। वृत्तमुखी की तो जहां पे जिनको बोलते समय मुंह का आकार बिल्कुल गोलाकार होगा वो क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी कहलाएंगे। इनकी जैसे होती है ऊ, ऊ, ओ, आओ। ठीक, ये हो गए आपके वृत्तमुखी। उ, उ, ओ, आओ। अवृत्तमुखी की बात करते हैं तो क्या होते हैं? आ, ई, ए, ऐ। ठीक, ये आपके अवृत्तमुखी हो गए। आ, ई, ए, ऐ, उ, औ, ये क्या हो गए? वृत्तमुखी। तो जिन्हें बोलते समय क्या होता है, मुख का आकार बिल्कुल गोलाकार हो जाए तो क्या वृत्तमुखी कहलाते हैं। जिन्हें बोलते समय मुख का आकार गोलाकार नहीं होता अवृत्तमुखी कहलाते हैं। तो ये क्या है? ओष्ठों का आकार गोलाकार हो जाए तो क्या वृत्तमुखी है, ओष्ठों का आकार गोलाकार ना हो तो क्या है? अवृत्तमुखी है। तो ये आपके आ गए किसके? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं कि प्रकृति के आधार पर स्वर। प्रकृति के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति के आधार पर स्वर। प्रकृति के आधार पर मित्रों दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहले नंबर पे आता है आपका मूल स्वर। कौन सा? मूल स्वर। दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त स्वर। देखिए, मूल स्वर जिन्हें बोल देते हैं आ, ई, उ, री, फिर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये। ठीक, आ, ई। अब संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। ए, ऐ, उ, औ। संयुक्त स्वर बनते कैसे हैं? देखिए, दो स्वरों का जहां पे मेल होगा वहां पे संयुक्त स्वर होते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं संयुक्त स्वर की तो क्या होता है? आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। यहाँ पे छोटा आ भी जैसे है तो बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है। ठीक, तो ये बनता है। फिर आ, यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ भी हो सकता है, प्लस क्या होता है? ए मिलता है तो बनता है ऐ। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आ प्लस उ तो क्या बनता है? आपका ओ बनता है। उसके बाद बात करते हैं
कि आ प्लस ए ओ मिलता है तो बनता है आओ। तो ये हमारे चार हो गए, ए आई उ औ। आ प्लस ई के मेल से ए बनता है, आ प्लस ए के मेल से आई बनता है, आ प्लस उ के मेल से ओ बनता है और आ प्लस ओ के मेल से औ बनता है। तो ये हमारे क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, ठीक, संयुक्त स्वर। मूल स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता और संयुक्त स्वर क्या है, दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो मूल स्वर आ ई उ री आ ई उ री आ ई उ होते हैं। उसके बाद संयुक्त स्वरों की बात करते हैं तो ए आई ओ आ होते हैं। तो इसमें आ प्लस ई के मेल से ए बनता है, आ प्लस ए के मेल से आई बनता है, आ प्लस उ के मेल से ओ बनता है, आ प्लस ओ के मेल से आओ का निर्माण होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है, जीभ उठने के आधार पर। तो जीभ उठने के आधार पर जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।